कैसे हो। आज हम कक्षा 8 में पाठ 3 संश्लिष्ट रेशे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। संश्लिष्ट रेशों के बारे में आपने कक्षा 6 और 7 में पढ़ा कि किस तरह से तंतु से वस्त्र और वस्त्रों से मतलब रेशे किस तरह से बनाए जाते हैं। तो पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होती है। कपड़े प्राकृतिक तथा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त करके बनाए जाते हैं। प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित कहलाते हैं। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ अनेक या मर का अर्थ भाग, एक इकाई है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल बनाई जाती है, जिसे बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। बहुलक प्रकृति में से भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास का एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। संश्लेषित रेशों के प्रकार के हम बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे रेयान की। रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने से सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकार हम रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन से हुई थी। इसमें लंबे समय तक एक कड़ी सुरक्षा गोपनीय रखा गया था। रेशम से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है। इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम के कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं सदी में अंतिम छोर पर वैज्ञानिक को रेशम के समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार रेशम का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। यह रेशा रेयान अथवा कृत्रिम रेशा कहलाता है। रेयान प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है। रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनती है अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाए जाते हैं। दूसरा हम बात करेंगे नायलॉन की। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है जिसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल यानी कि पौधे या जंतुओं से प्राप्त का उपयोग किए बिना बनाया गया था। इसका निर्माण कोयले, जल एवं वायु से किया गया है। किससे किया गया है? कोयला, जल और वायु से। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन वास्तव में इतना प्रबल है कि हम उसका उपयोग हम किस में करते हैं? पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्से के लिए करते हैं। वो इतना मजबूत होता है कि वो टूटता नहीं है जल्दी। नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं के उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्प्लिंग बैग, पर्दे आदि। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। पॉलिस्टर अब आगे हम बात करेंगे पॉलिस्टर की। पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े से आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है। पेट पॉलीएथिलीन टरथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है, जिसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण के हेतु किया जाता है। पॉलिस्टर पॉली प्लस एस्टर वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है कि इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े के 2 प्रकार के रेशों से मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकॉट पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल पॉलिस्टर और ऊन का मिश्रण है। पॉलीवूल किसका मिश्रण है? पॉलिस्टर और ऊन का। और पॉलीकॉट पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। एक्रेलिक प्राकृतिक स्रोतों में से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रेलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर के होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय होते हैं।
संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वास्तव में आग लग जाती है तो ये बहुत जल्दी आपातजनक ही हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में जो है वो क्या करता है, चिपक जाता है। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल को पेट्रो रसायन कहलाते हैं। अब संश्लेषित रेशों के गुणधर्म के बारे में हम सीखते हैं कि ये अधिक प्रचलित क्यों है। तो इसका कारण है कि ये तो जल्दी सूख जाते हैं, अधिक टिकाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं और रख रखाव में भी सुविधाजनक होते हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी आकारों में साइजों में उपलब्ध होती है। प्लास्टिक आसानी से सांचे में डाला जा सकता है। प्लास्टिक का देखिए, अब हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लास्टिक का चलन आपने देखा होगा कि आपके घर में हर तरह के साधन आपने प्लास्टिक के देखे होंगे, डोल, कुर्सी, टब का खिलौने, बहुत सारे। तो इनका उपयोग इतनी जल्दी क्यों बढ़ा और किस ढंग से, मतलब इसका उपयोग लोग ज़्यादा करने लगे। तो प्लास्टिक आसानी से सांचे में डाला जा सकता है, उसको किसी भी प्रकार का हम आकार दे सकते हैं। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है। इसको किसी भी रंग में डाला जा सकता है, पिघलाया जा सकता है। इससे अलग अलग प्रकार के मतलब वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। इसे चादरों में बदला जा सकता है, इसलिए इसका उपयोग जो है वो जल्दी हो गया। पॉलीथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाले पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम में आता है। प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, वो कौन सा प्लास्टिक कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं? तो ऐसा प्लास्टिक जो आसानी से मुड़ जाए, बराबर गर्म करने से आसानी से पिघल जाए, वो थर्मोप्लास्टिक होता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। पॉलीथीन और पीवीसी कैसे थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरा एक और प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो उसको हम गर्मी देकर नरम कर सकते नहीं हैं। इसके दो उदाहरण होते हैं, बेकेलाइट और मेलेमाइन। बेकेलाइट ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। आपने देखा होगा आपके घरों में स्विच वगैरह जो होती है वो किसकी बनी होती है? बेकेलाइट की बनी होती है। ये बिजली के स्विच विभिन्न बर्तनों के हत्थे, कुकर वगैरह जैसे होते हैं उनके हत्थे वगैरह होते हैं जैसे आदि बनाने में इनका काम में आता है। मेलेमाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहन की अधिक क्षमता रखता है। तो यह फर्श की टाइल से रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं। विकल्प पदार्थ प्लास्टिक एक वैकल्पिक पदार्थ है जिसका यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचें तो प्लास्टिक के पात्र के बारे में हमें वो सुविधाजनक लगता है। इसका कारण इनका हल्का भार है, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य, उपयोग से आसानी से हो जाता है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्षों में भी होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है, इसलिए यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुएं भी देखें तो काफ़ी मतलब प्लास्टिक का उपयोग बहुत अधिक होने लगा है। परंतु प्लास्टिक जल, वायु से अभिक्रिया नहीं करते, उनका संरक्षण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रासायनिक सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थ के संचयन हेतु किया जाता है। प्लास्टिक जो है वो कैसा है? हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थों में इनका उपयोग होता है। दवा की गोलियों और टीकियों को पैक करने के हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सालय यंत्र में भी इनका उपयोग होता है। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग किए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के लिए पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम में आता है।
प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में हम देखें कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित होता है, जैव निम्नीकरण कहलाता है। पदार्थ को प्राकृतिक प्रक्रियाओं के सरलता से भी घटित नहीं होता, जैव अम्लीकरण कहलाता है। यहाँ पर आप देखिए अपशिष्ट के प्रकार इसमें दिए गए हैं, प्लास्टिक के अपशिष्ट के प्रकार और उससे होने वाले जो उनमें जो समय लगता है वो दिया गया। पदार्थ के प्रकृति के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि देखिए सब्जी और फल और बचा हुआ भोजन कितने 1-2 सप्ताह में सड़ जाता है, उनका जैव निम्नीकरण होता है। कागज़ जो होता है वो 10 से 30 दिन में हो जाता है, इनका जैव निम्नीकरण होता है। सूती कपड़ा जो होता है वो 2 से 5 महीने में। लकड़ी जो होती है वो 10 से 15 वर्ष में। ऊनी वस्त्र होते हैं उनको 1 वर्ष लगता है। टीन, एल्यूमिनियम और अन्य धातु डिब्बे जो होते हैं वो 100 से 500 वर्ष में मतलब वो विलीन हो जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो जिसको 8 से 10 लाख वर्ष लगता है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक का जो आप वेस्ट करते हो वो आपको नुकसानदायक साबित होता है, वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। अगर आप उसको ज़मीन में गाड़ते हैं तो वो 8 से 10 लाख वर्ष उसमें लगते हैं, इसलिए वो नहीं तैयार होता। अगर आप उसको जलाते हैं तो वातावरण उसका अशुद्ध होता है, हवा में उसकी जो हानिकारक गैसें वो मिल जाती हैं। तो प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जिसको हम ना ही गाड़ सकते हैं, ना ही जला सकते हैं और ना ही फेंकने पर भी उसका विलीनीकरण नहीं होता। तो इस प्रकार से प्लास्टिक हमारे लिए घातक साबित होता है। तो हमें उसका उपयोग जो है वो क्या करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर इसका असर मतलब कम हो। इसके उपयोग से मतलब कम बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कपड़े की थैली का उपयोग करना चाहिए। सामान लेने जाएं तो हम सामने व्यापारियों से प्लास्टिक की थैलियों का चलन बंद कर दें, उनसे मांगे नहीं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होता है। एक उपयोग कम करना, अगर हम वातावरण में शुद्ध करना चाहते हैं, प्लास्टिक से बचाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उस प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, उसका पुनः उपयोग रिसाइकलिंग करना चाहिए, जिससे प्लास्टिक का उपयोग कम होना शुरू हो जाएगा। प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकनी चाहिए। हम अगर वातावरण को शुद्ध करने की बात करें, साफ़ सफाई की बात करें, तो उसमें हमारा क्या योगदान होना चाहिए कि प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकनी चाहिए। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला अथवा जूट का थैला लेकर जाना चाहिए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने बर्तनों में भोजन रखना चाहिए, डिब्बों का प्रयोग करना चाहिए। तो इस लेसन में बच्चों हमने क्या सीखा कि संश्लित रेशे प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होता है, जबकि प्राकृतिक रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायनों के रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तुएं जैसे रस्से, बाल्टियाँ, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयानों, जलयानों, अंतरिक्ष यानों, स्वास्थ्य सेवा यदि आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोगों से किया जाता है। संश्लेषित रेशों के बहुत निर्माण हेतु उपयोग के लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक नाम दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के रेशों की प्रबलता एवं अवशोषण क्षमता, दहन प्रकृति, मूल्य, चिर स्थायित्व आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, चाहे घर हो या बाहर। प्लास्टिक सभी ओर से है। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है, जलाने पर भी विषैली गैसें उत्पन्न करते हैं। भूमि पर डाल देने से इन्हें अपभ्रष्ट होने से कई वर्ष लग जाते हैं। ऐसा इनकी जैव अवनिम्नीकरणीय प्रकृति के कारण होता है। हमें आवश्यकता है कि संश्लिष्ट रेशों और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदाय को पर्यावरणीय संकट से न्यूनतम कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच।